हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामेंटो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ टेंडर्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बोथ जेई और एई लेवल एग्जाम के लिए। जितने भी जेई और एई लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें सारे एग्जाम में लगभग आपको 2 या 3 क्वेश्चन टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको भी पता है कि एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर आपका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में लेना है तो किसी भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हैं। सारे टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंडर्स। देखो, आप पहले टेंडर क्यों करते हैं ये जानना ज़रूरी है ना। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे सेंट्रल पीएसयू हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट कंपनी में जो बड़ी बड़ी कंपनी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी काम करता है ना, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, रोडवेज का काम हो, ब्रिज का काम हो, मेट्रो का काम हो, चाहे सिंपल कोई अगर बिल्डर्स बिल्डिंग बनाता है, कोई ऑफिशियल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनता है, तो उसका सबका क्या करना पड़ता है, एक टेंडर करना पड़ता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडर है, और टेंडर जो है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक इंस्ट्रक्शन सेट किया हुआ है ना, जीएफआर करके, ठीक है, जनरल फाइनेंशियल रूल 2017, जीएफआर 2017 जब आप देखेंगे तो उसमें टाइप्स ऑफ टेंडर, किस तरह से टेंडर करना है, क्या लिमिट है, तो सारा उसमें दिया हुआ है सेक्शन वाइज। तो आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंडर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडर। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप जैसे मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो अगर कोई बताएगा कि जैसे सपोज करो मैं अभी पावर ग्रिड का एग्जाम चल रहा है, पावर ग्रिड का ही एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो आपका पोस्टिंग कहीं पे हुआ, ठीक है, और आपको इंचार्ज बना दिया, आप इंचार्ज हो, आपको एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करना है। प्रोजेक्ट क्या होगा, एक 132 केवी का इलेक्ट्रिकल जीएसएस सब स्टेशन एस्टेब्लिश करना है। तो उस 132 केवी का आपको इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन बनाने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि उस सब स्टेशन में क्या क्या आवश्यकता है। पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए। टेंडर तभी कर सकते हैं जब आपको पूरा पता होना चाहिए एक्चुअल में काम क्या होना है, क्या क्या कंपोनेंट्स लगेंगे, ठीक है, उसका सबका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है। उसके बाद वो सारा क्या आता है, टेंडर्स में आते हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट्स जो होता है, टेक्निकल टर्म्स उसमें आते हैं। तो 132 केवीए का अगर आप ग्रिड सब स्टेशन बनाएंगे तो आपको पहले पता होना चाहिए कितना उसमें बसवार लगना है, ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या होगा, सीटी पीटी जो करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उसके बाद सर्किट ब्रेकर का क्या रेटिंग होने वाला है। उसके बाद अगर आप बस कपलर वगैरह यूज करेंगे तो बस कपलर, इलेक्ट्रिकल केबल जो XLPE केबल आता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल कॉपर और एल्युमिनियम केबल्स आते हैं उसका, तो वो सब का आपको पता होना चाहिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। विदाउट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप कैसे मतलब रेट उसमें कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे, आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा, है ना। तो ये सब करना पड़ेगा, आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद मैं अब चलता हूँ सीधा टाइप्स ऑफ टेंडर पे। देखो, देयर आर मतलब टेंडर तो बहुत टाइप के होते हैं। जो मोस्टली यूज टेंडर्स होते हैं, जैसे एक होता है ओपन टेंडर। ओपन टेंडर ऐसा टेंडर है जिसको क्या होता है कि जब हम ओपन टेंडर करते हैं तो वो सारी के लिए है। मतलब जैसे ओपन टेंडर का मतलब है, अगर कोई भी काम है, जैसे एक इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन बनाना है, तो आपने एक बार टेंडर फ्लोट कर दिया तो पूरे इंडिया में जो जो एलिजिबल है, क्योंकि कोई भी टेंडर बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या रखते हैं, उसमें एक तो पहले क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखते हैं, किस किस को हम क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब कौन कौन। जैसे 132 केवीए का इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है, तो 132 केवीए का एक्सपीरियंस किसके किसके पास है, तो उसमें हम एक सेट ऑफ एक्सपीरियंस क्राइटेरिया देते हैं। उस कंपनी का टर्नओवर क्या है, मतलब उस कंपनी का बिजनेस कैसा है, और जो कंपनी पास्ट में काम किया है उसका एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अगर वो कंपनी ले रहा है तो प्रॉपर जो टाइमलाइन दिया हुआ उस टाइम में वो कंप्लीट कर पा रहा है कि नहीं। उसके बाद उसका फाइनेंशियल ग्रोथ चेक करते हैं कंपनी का, ठीक है। तो ये सब उसमें एक पैरामीटर होता है,
वो आपको पहले से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और वो टेंडर में मेंशन करना पड़ता है कि कैसे आप किसी को क्वालिफाई और किसी को डिसक्वालीफाई करोगे उसी क्राइटेरिया पे। और ये सब एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, उसी के अनुसार ये सब क्राइटेरिया सेट होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी भी तरह का क्राइटेरिया डाल देगा, है ना। जो काम आप करवाना चाहते हो एक्सपीरियंस आप उसी फील्ड में चाहिए, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई अगर सिर्फ मेंटेनेंस का काम कर रहा है वो कोई इलेक्ट्रिकल वर्क्स जैसे आपका STLT वर्क्स में आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। उसके लिए उसको और किस टाइप का लाइसेंस होना चाहिए, जैसे क्लास ए इलेक्ट्रिकल लाइसेंस होना चाहिए कोई भी STLT काम के लिए, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। तो बहुत सारे उसमें टेक्निकल पैरामीटर्स हैं जो कि टेंडर डॉक्यूमेंट में स्पेसिफाई होते हैं। तो ओपन टेंडर का मतलब यही होगा, ओपन टेंडर हम लोग जब भी करते हैं तो ओपन टेंडर में पूरे इंडिया में कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। जो जो एलिजिबल रहेगा वो जब वो जैसे सपोज कीजिए आपने टेंडर किया, टेंडर करने के बाद 15 एप्लीकेशन आया, है ना। अब टेक्निकल, अब पहले क्या होता है कोई भी टेंडर करते हैं तो हम उसमें पहले हम टेक्निकल क्राइटेरिया चेक करते हैं। जैसे 15 एप्लीकेशन आया तो 15 का मैंने चेक किया, तो उसके बाद वो 15 क्वालिफाई किया, फिर जो जो क्वालिफाई करेगा उसका सिर्फ हम प्राइस बीड ओपन करेंगे, जो जो क्वालिफाई नहीं किया उसका प्राइस बीड ओपन नहीं करेंगे। सपोज कीजिए अगर किसी का कोई जैसे एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में कहीं पे मुझे लग रहा है कि यार उसका मतलब एक्सपीरियंस कम हो रहा है या पूरा डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया है, तो किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट मंगा सकते हो, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप दे दो, आपका ये सब कम हो रहा है, नहीं तो आप डिसक्वालीफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो ये सब प्रोविजन रहता है। अगर वो फिर भी नहीं दे पाया तो आप डायरेक्ट उसको डिसक्वालीफाई कर सकते हो। तो जो जो क्वालिफाई करता है सिर्फ हम उसका टेंडर खोलते हैं, प्राइस बिड खोलते हैं, उसके बाद प्राइस बिड में जो L1 आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वर्क अलॉट करते हैं, ठीक है। तो ओपन टेंडर मतलब आप ऐसा समझो कि ओपन टेंडर क्या होता है, ओपन फॉर ऑल, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बशर्ते कि उसके पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उतना टर्नओवर होना चाहिए, कंपनी का जो है प्रोफाइल उस वर्क फील्ड में ही होना चाहिए। आप बात करते हैं लिमिटेड टेंडर। लिमिटेड टेंडर होता है, लिमिटेड टेंडर में क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि मुझे कोई काम करवाना हो, तो हम क्या करेंगे, कुछ वेंडर्स को जो, और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक इम्पैनल्ड वेंडर्स होता है, मतलब पहले ही वो क्या करते हैं, इम्पैनल्ड करके रखते हैं अपने। जैसे सपोज करो पावर ग्रिड है, तो पावर ग्रिड में लिस्ट ऑफ इम्पैनल्स वेंडर्स होंगे, ठीक है। तो इम्पैनल वेंडर्स पहले ही उसका क्या होता, उसका पहले टेंडर हो रखा होता है, इम्पैनलमेंट ऑफ वेंडर्स, किस काम के लिए हम इम्पैनल कर रहे हैं, सबका अलग अलग होता है। तो वो वेंडर जैसे इम्पैनल कर रखे हैं STLT वर्क्स के लिए। अब क्या होता है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब हम लिमिटेड टेंडर करेंगे तो सिर्फ उसी वेंडर्स को कॉल करेंगे और उसमें टेंडर जो टर्म्स होगा उसमें लिखा रहेगा, दिस टेंडर इज वैलिड फॉर ओनली इम्पैनल्ड क्वालिफाइड वेंडर्स, इस तरह से। तो सिर्फ उसी को जाएगा, उसमें जो पार्टिसिपेट करेगा फिर उसमें जो L1 आएगा उसको हम वर्क अलॉट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया लिमिटेड टेंडर। लिमिटेड मतलब सिर्फ लिमिटेड को देंगे, ठीक है। ओपन मतलब ओपन टू ऑल, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है एज पर देयर एक्सपीरियंस क्राइटेरिया जो हमने टेंडर में मेंशन किया है। नेक्स्ट चलते हैं, एक होता है सिंगल टेंडर। सिंगल टेंडर कॉल करते हैं, जैसे मान के चलो कि कोई अर्थक्वेक आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गया, ठीक है, कहीं ग्रिड में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हम क्या करेंगे, अगर ओपन टेंडर से जाएंगे तो इट विल टेक, मतलब बहुत टाइम लेगा, बहुत सारा एप्लीकेशन आएगा, उसका स्क्रूटनी करेंगे, फिर प्राइस बिल खोलेंगे, तो बहुत सारा टाइम जाएगा उसमें। हम क्या, मुझे क्योंकि टाइम बहुत कम टाइम रहता है तो हम उसमें सिंगल टेंडर कॉल करेंगे। हमको लगेगा कि कोई एक ही वेंडर कर देगा तो हम उसको डायरेक्ट बुलाएंगे और उससे काम करवा लेंगे, ठीक है। तो हो गया सिंगल टेंडर। तो सिंगल टेंडर जब भी करते हैं उसका आपको एक रीजन देना पड़ेगा कि हम क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई भी काम के लिए सिंगल टेंडर कर लो, वो एक्सट्रीम कंडीशन में होता है, इमरजेंसी कंडीशन में होता है, ठीक है, तब जाके हम सिंगल टेंडर करते हैं। और सिंगल टेंडर में एक और टेंडर होता है, जैसे प्रोप्राइटरी आइटम होता है। ऐसा मतलब प्रोप्राइटरी आइटम मतलब ऐसा आइटम्स हो गया कि जिसमें उसका एक ही मैन्युफैक्चरर हो, मतलब एक ही कंपनी है पूरी इंडिया में जो वो, जैसे आपने
सपोज कीजिए कि आप कोई बहुत मतलब एक वेस्ट कंपोज्ड मशीन लेना चाहते हैं, ठीक है, उसको आपको प्रोक्योरमेंट करना है, तो वो कंपनी सिर्फ एक ही है सपोज कीजिए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस कंपनी से डील करके उस कंपनी से हम डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। उसको प्रोक्योरमेंट, उसको क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी आइटम्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो एक तो हो गया आपका ओपन, एक हो गया लिमिटेड, एक हो गया सिंगल टेंडर। अब देखो 2 बिड सिस्टम क्या होता है। 2 बिड सिस्टम हमेशा कोई भी टेंडर हम लोग जब कॉल करते हैं तो उसमें 2 बिड्स इसलिए बोलते हैं, एक होता है टेक्निकल बिड्स, एक होता है फाइनेंशियल बिड्स। आपको पहले भी बता दिया मैं, ओपन टेंडर में क्या होता है, टेक्निकल बिड्स, फाइनेंशियल बिड्स। तो हम क्या करते हैं, उसमें टेंडर में मेंशन करते हैं कि 2 बिड्स होना चाहिए, मतलब टेक्निकल का अलग से देगा, उस सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस कंपनी का, अपना एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है कंपनी का, टर्नओवर जो भी है वो सारा उसमें अटैच करके देगा, और जो फाइनेंशियल है प्राइस बिड्स है उसको अलग इन्वेलप में पैक करके देगा, ठीक है। तो पहले हम क्या खोलेंगे, टेक्निकल खोलेंगे। टेक्निकल खोल के उसमें चेक करेंगे कि जो हमने जो टेंडर किया है, जो हमने टर्म्स एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट का रखा है वो परफेक्टली मैच हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो उसको क्वालिफाइड करेंगे, नहीं तो डिस्क्वालीफाई होगा। अब जो जो क्वालिफाइड करेंगे उसका फिर हम क्या करेंगे, प्राइस बिड खोलेंगे, उसके बाद L1 डिसाइड होगा। तो ये तो हो गया आपका 2 बिड सिस्टम। 2 बिड मतलब समझ जाओ, 2 बिड्स मतलब होता है एक तो टेक्निकल बिड्स, एक होता है फाइनेंशियल बिड्स। एक होता, आप हम सुनते होंगे एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, EMD। देखो कोई भी टेंडर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एज पर रूल, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि मैक्सिमम हम लोग जो टेंडर वैल्यू है, मतलब टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, सपोज कीजिए आपने कोई बिल्डिंग बनाना, उसमें इलेक्ट्रिकल का काम है 10 करोड़ का, सपोज कीजिए मल्टी कम्प्लेक्स या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और उसका 10 करोड़ का इलेक्ट्रिकल का काम है, तो 10 करोड़ का हम मैक्सिमम एज पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, कोई भी टेंडर्स में मैक्सिमम हम 5% EMD ले सकते हैं। EMD मतलब होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो जैसे 10 करोड़ का काम है तो 10 करोड़ का 5% कितना हो जाएगा, 10 करोड़ का 5% 50 लाख होता है ना। तो 50 लाख रुपया EMD देगा, ठीक है। तो EMD भी हम टेंडर के टाइम में भी मांगते हैं, जो जो EMD देगा सिर्फ वही, और EMD तो कंपलसरी रहेगा। उसके बाद उसका क्वालिफिकेशन भी चेक करेंगे, अगर क्वालिफिकेशन अच्छा है, मतलब एज पर जो अपना टेंडर टर्म्स एंड कंडीशन है, तब जाके वो क्वालिफाई करेगा, तभी उसका हम प्राइस बिड खोलेंगे। सपोज कीजिए वो क्वालिफाई भी कर गया, ठीक है, मतलब टेक्निकल उसका एक्सपीरियंस सारा चीज़ है, लेकिन उसने EMD नहीं सबमिट किया, तो हम क्या करेंगे, उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, क्योंकि हमने प्रॉपरली टेंडर डॉक्यूमेंट्स में मेंशन कर दिया कि EMD जो है आपको देना है, कंपलसरी है। विदाउट EMD विल नॉट एक्सेप्ट द योर टेंडर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और आप कैंसिल हो जाओगे, टेंडर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो EMD आप समझ गए, EMD मतलब होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। एक होता है ISD, इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। तो ISD जो है मैक्सिमम हम लोग 2% लेते हैं। ISD क्यों लेते हैं कि जैसे कोई वेंडर L1 आया, उसको वर्क हम मतलब लेटर ऑफ इंटेंट या लेटर ऑफ LOA दे दिया, लेटर ऑफ अवार्ड या वर्क ऑर्डर जो भी बोलिए, देने के बाद वो काम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हुआ, तो उससे हम ISD एक लेते हैं कि वो ISD जो है टिल द कंप्लीशन ऑफ द वर्क्स, ठीक है, या जो उसका कॉन्ट्रैक्ट का जैसे कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो वारंटी पीरियड है, जैसे 1 साल 2 साल, तो 2 साल या 3 साल मैक्सिमम, तो 3 साल तक हम उसको रखते हैं, ठीक है। जैसे 10 करोड़ का काम है, अगर 2% है तो 2% कितना हो गया, 20 लाख रुपया। तो 20 लाख रुपया हम क्या करेंगे, उसका ISD रखेंगे अपने पास। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो अपने पास रखता है, एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जब 3 साल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 3 साल बाद कोई इशू नहीं आएगा, वो जो काम किया है उसमें कोई प्रकार के इशू नहीं, तो फिर उसको हम रिटर्न कर देंगे। लेकिन वो जब रिटर्न करेंगे तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। पूरा क्लियरली मेंशन रहता है टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या क्या कंडीशन EMD का क्या है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज EMD। EMD मतलब हो गया अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ISD मतलब हो गया इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। उसके बाद आपको बात करते हैं, एक होता है QCBC, ठीक है।
QCBC मतलब हो गया क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, मतलब ये भी एक टाइप का टेंडर ही है। इसमें हम लोग क्वालिटी और कॉस्ट बेस्ड करते हैं, मतलब जितना अच्छा क्वालिटी वो काम करेगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई सपोज कीजिए कोई एसी आपको 20,000 का भी मिल जाएगा, कोई एसी 50,000 का भी मिल जाएगा, तो कुछ तो क्वालिटी होगा, इसलिए तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा है, उसका एफिशिएंसी, उसका लाइफ साइकिल्स, ठीक है। तो उस तरह से उसमें बहुत सारा पैरामीटर्स रहता है। तो कभी कभी एग्जाम में आपको पूछ देगा QCBC क्या होता है इन टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में। QC मतलब हो गया क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, ठीक है। तो आप लोग 1 बाय 1 करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप वीडियो देखते हो मेरे इस चैनल को फॉलो करते हो, तो आप 1 बाय 1 करके आप सुनो और नोट डाउन भी करते जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एक शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगा और एग्जाम में हेल्पफुल भी होगा। तो जो ये सब रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, मैं वही सब डिस्कस कर रहा हूँ, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जो भी नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए जो भी AE या JEE लेवल का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मैथ रीजनिंग का भी कुछ क्वेश्चंस मैंने डाला है शॉर्ट्स में, तो आप लोग उसको भी देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और टाइप्स ऑफ टेंडर्स में और कोई अगर आपको एडिशनल जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।